नाउ स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत, जिसके रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के प्रारंभिक वर्ष में अभावों और कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका निधन सन 1968 में हुआ था। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में ये उनका उपन्यास रहा। चिता के फूल उनकी कहानी है। अम्बोपाली नाटक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र हैं। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास के युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। रेखा चित्र। लेखक के इस रेखा चित्र में एक ऐसे इंसान को दर्शाया है जिसकी जिंदगी में कई रंगों की बहार नजर आई है तथा जिंदगी की कई उतार चढ़ाव को एक सहज रूप से दिखाया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह नकारात्मकता से भरी परिस्थिति में भी हम सकारात्मक सोच को अपने और दूसरों तक बिखेर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसमें त्याग तथा खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता का भाव छुपा हुआ है। सारांश और वेशभूषा। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चित्ते आदमी थे। उनकी उम्र 60 से ऊपर की थी। दाढ़ी ना होने के बावजूद उनका चेहरा सफेद बालों से घिरा हुआ था। कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर पर एक कैब्रे नर्थियों की सीटी टोपी पहनते थे। जाड़े के समय काली कंबल ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन लगाए रहते थे। गले में एक तुलसी की माला अनुचित तरीके से बांधे रहते। उनका यह रूप देखकर लोग उन्हें साधु कहते थे, लेकिन वो एक पारिवारिक जीवन से बंधे हुए थे। सारांश। उनके परिवार में सिर्फ उनका बेटा और पोतोहू ही रहते थे। उनका बेटा कुछ ज्यादा स्वस्थ नहीं रहता था और इसी वजह से उन्हें उनका बेटा और भी प्रिय था। वह कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीत गाते रहते थे। उनके गीतों के गायन से पूरा गांव चह उठता था और सभी गुनगुनाने लगते थे। एक दिन उनके बेटे का निधन हो गया, लेकिन वे दुखी न होकर खुशी मनाने लगे और कहने लगे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। उन्होंने अपने पोतोहू को दूसरा विवाह करने के लिए प्रेरित किया और उसे उसके भाई के साथ वापस भेज दिया। कुछ समय बाद एक दिन जब गांव में उनके मधुर गीत सुनने को नहीं मिले, तब लोगों ने जाकर देखा तो पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। भाव सौंदर्य। बाल गोविंद भगत रेखा चित्रण के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठान से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार मानव जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ ने सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है।
यह रेखा चित्र की एक विशेषता है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिली है। श्री शंभू दयाल सक्सेना द्वारा रचित पल के खोलो नैन रिसानी, बाबा चले खेत को हल ले, सखियां भरती पानी, बहुएं घर घर छाछ बलोती जाती, गीत मथानी चरखे के संग गुनगुन करती, सूत काटती नानी, मंगल गाती चील चिरैया आसमान फहरानी, रोम रोम में रमी लाडली जीवन ज्योत सुहानी, आधा छोड़ो उसे न सुद्दे, मैं तब मोल बिकानी, पल के खोलो हे कल्याणी। रेखाचित सौंदर्य। बाल गोविंद भगत में रचना साजन श्री राम वृक्ष बेनपुरी जी ने अपनी संरचना में काफी सारे सौंदर्य को डाला है। उन्होंने अपनी संरचना में खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिससे गांव की आम बोली भी कहते हैं। इस बोली के शब्दों को पढ़ के हम पता लगा लेते हैं कि ग्रामीण लोग खुद को व्यस्त करते समय किस शैली का उपयोग करते होंगे। कवि ने यहाँ पर क्रिया विशेषण का भी प्रयोग किया है, जिससे पाठ को पढ़ते समय आने वाली क्रियाओं का आकर्षण बढ़ जाता है। जैसे कितनी उमस भारी शाम है। उमस भारी शाम कालवाचक क्रिया विशेषण है। गांव से 2 मील दूर 2 मील स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर कवि ने नान सौंदर्य का कई जगह प्रयोग किया है। जैसे बाल गोविंद भगत की वेशभूषा चित्रण करते समय कवि ने यहाँ पर जीवन मूल्यों से संबंधित एक बहुत बढ़िया सीख और अनुभव दिया है। इस पाठ में कवि के अनुसार जीवन के हर सत्य को बड़ी ही सकारात्मकता से और खुशी से स्वीकार करना चाहिए। कवि ने यहाँ पर तत्सम सब तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे निर्वत्र यानी मुक्त। शब्दार्थ मंझोला, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। कमली, कंबल। पोतोहू यानी कि पुत्रवधू यानी कि पुत्र की स्त्री। रोपनी, धान की रोपाई। कलेवा, सवेरे का जलपान। पुवाई, पूरब की ओर से बहने वाली हवा। अर्त्रियां, आधी रात। खजड़ी, जफली के ढंग का लेकिन आकार में सबसे छोटा एक वाद्य यंत्र। लोई, प्रातःकाल की लालिमा। कुहासा, कोहरा, आवृत ढका हुआ। कुश, एक प्रकार की नुकीली घास। बोधा, कम बुद्धि वाला, संबल, सहारा। अपने बेटे की मृत्यु पर भगत जी ने क्या कहा? आत्मा स्वर्ग पहुंच गई, आत्मा ने शरीर को त्याग दिया, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, कोई भी नहीं। बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी पोतोह को क्या कहा? दूसरे विवाह के लिए कहा, प्रताड़ना दी, सती प्रथा मानने के लिए कहा, या दया दिखाई? आप लोग जानते ही हैं अपने बेटे की मृत्यु पर भगत जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। बेटे की मृत्यु के बाद उसने अपनी पोतोह को क्या कहा था? दूसरे विवाह के लिए कहा। भगत जी किस चीज की माला पहनते थे? मोतियों की, हीरे की, सोने की या तुलसी की? तुलसी की। प्रश्नोत्तर। भगत जी किस प्रकार के कपड़े पहना करते थे? ठंड के मौसम में उनके पहनावे में क्या बदलाव आते थे? भगत जी के गायन से गांव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? भगत जी गाते गाते क्या करने लगते थे? यह उनके किस भाव को दर्शाता है? भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर क्या कहा और अपनी पुत्रों को क्या हक दिया? भगत जी के चंदन लगाने के तरीके को बताइए और कवि के इस तरीके की तुलना किससे की है? भगत जी के प्रतियान किस मौसम के समय ज्यादा सुनने को मिलते थे? कवि का जन्म कब हुआ था? उन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की? कवि ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद क्या किया? कितने वर्ष की आयु में उनकी रचनाएं पत्रिकाएं छपने लगी थी? भगत जी ने अपने पुत्रों को दूसरा विवाह करने की बात पर अपने पुत्रों से क्या कहा? उनके पुत्रों के जवाब पर भगत जी की क्या प्रतिक्रिया रही? पाठ के अनुसार भगत जी का कैसा चित्रण उभर के आया है? पाठ में कहां पर नान सौंदर्य का प्रयोग किया गया है? इस चित्र को देखकर अपने मन के भगत जी के प्रति ख्याल उमड़ रहे होंगे। देखिए कितना सुंदर चित्र उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया।
जीवन के मूल्यों से संबंधित प्रश्न। कवि ने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में किन समस्याओं का सामना किया है? क्या उनके फैसलों को राह दिखाने वाला कोई था? आप इससे क्या सीख लेते हैं? भगत जी के बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने आराम को छोड़कर फुतूह की शादी की चिंता क्यों जताई? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? क्या आप अपने फैसलों से संतुष्ट हो पाते? समाज अगर भगत जी को पोतोह के दूसरे विवाह को नहीं स्वीकारता तो भगत जी क्या फैसला ले सकते थे? अपनी सोच को जाहिर करिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।